दोस्तों, एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उसका पति उसे सब जगह तलाश करता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। साथ में उसका जिम ट्रेनर भी गायब हो जाता है। उसको भी सब जगह तलाश किया जाता है लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलता है। 4 महीने बाद जब पुलिस उस जिम ट्रेनर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, उसके बाद पुलिस उस जिम ट्रेनर से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं उस महिला को नहीं जानता हूँ। काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद भी जब वो पुलिस को कुछ नहीं बताता है तो पुलिस उससे काफ़ी सख्ती से पेश आती है। जब पुलिस काफ़ी सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो डीएम आवाज़ चलने के लिए पुलिस को बोलता है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले उसको बहुत डांटते हैं। वो बोलते हैं, डीएम आवाज़ चलकर क्या हमारी शिकायत करना है या कोई सिफारिश करना है? लेकिन वो बोलता है कि आप डीएम आवास चलिए। उसके बाद पुलिस उसको लेकर डीएम आवास की तरफ जाती है। डीएम आवास के पास पहुंचने के बाद वो पुलिस को एक झाड़ियों की तरफ ले जाता है जो डीएम आवास के बिल्कुल बगल में थे। वो जिम ट्रेनर उन झाड़ियों के बीच में एक गड्ढा खुदवाता है। उस गड्ढे से एक महिला की लाश निकलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कानपुर की घटना है। कानपुर सिविल लाइन इलाके में एक सोसाइटी पड़ती है, वहीं की ये घटना है। सुबह एकता जिम जाते हैं और वहां से एक्सरसाइज करने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। जब एकता गुप्ता काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसका पति काफी परेशान हो जाता है। वो एकता को फोन मिलाता है तो उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, क्योंकि एकता के दोनों बच्चे अपनी मां के बिना परेशान हो रहे थे। जब दोपहर तक एकता घर नहीं आती और जिम में भी अपने पति को नहीं मिलती है तो परेशान होकर उसका पति राहुल गुप्ता पास के पुलिस स्टेशन में जाता है। राहुल गुप्ता पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस एफआईआर तो लिख लेती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस वाले राहुल गुप्ता से बोलते हैं, तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी, पता करो वो किससे बातचीत करती थी। इसके बाद राहुल परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है। घर में उसके बच्चे भी परेशान हो रहे थे। दोस्तों, जब पुलिस राहुल गुप्ता की एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं करती है तो एक दिन वो फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर एक आदमी का नाम बताता है। वो पुलिस वालों से बोलता है कि आप इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए, इसके माध्यम से ही मेरी पत्नी का पता लग सकता है। उस आदमी का नाम विवेक सोनी होता है। वो उसी जिम में जिम ट्रेनर था जिसमें एकता गुप्ता जिम करने जाया करती थी। लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके बाद राहुल कई बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के यहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज कराता है लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद राहुल गुप्ता एक दिन अपने एक रिश्तेदार जो दिल्ली में आईबी डिपार्टमेंट में तैनात थी उनसे सिफारिश करवाता है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस इस मामले में कोई विशेष कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जब राहुल के रिश्तेदार दिल्ली के बड़े अधिकारियों से सिफारिश करवाती है तो पुलिस इस मामले को लेकर एक टीम गठित कर देती है। ऐसा करते करते इस घटना को कब 4 महीने बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसके बाद पुलिस इस घटना को लेकर अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर देती है। पुलिस अपने मुखबिरों से बोलती है कि उस जिम ट्रेनर विवेक सोनी की कोई भी सूचना मिले तो वो पुलिस को दे। 26 अक्टूबर 2024 को पुलिस को अपने एक मुखबिर के माध्यम से पता चलता है कि विमल सोनी, वो जिम ट्रेनर, अपने परिवार से मिलने आने वाला है। अगर पुलिस उसी टाइम पे सही टाइम पे वहां आ जाएगी तो वो पकड़ सकती है। लगभग 4 महीने बाद जैसे ही विमल सोनी अपने परिवार से मिलने आता है उसी समय पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस विमल सोनी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि वो महिला एकता गुप्ता जो तुमसे ट्रेनिंग लेती थी वो कहाँ है। लेकिन विवेक सोनी बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरा इस मामले में कोई दोष नहीं है। इसके बाद पुलिस उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। दोस्तों, जब पुलिस उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को इधर उधर घुमाने लगता है। लेकिन वो पुलिस को जहां भी लेकर जा रहा था वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस वाले उसके साथ दोबारा सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब पुलिस की सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सब कुछ बताने लगता है और वो डीएम आवाज़ चलने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले उसको बहुत डांटते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम डीएम आवाज़ चलकर हमारी डांट लगवाओगे या कोई सिफारिश करना है? लेकिन वो बोलता है कि आप चलिए तो सही। इसके बाद पुलिस विवेक सोनी को लेकर डीएम आवास जाती है।
दोस्तों, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो डीएम आवास की बाउंड्री के बगल में कुछ झाड़ियां होती हैं। वहां पर पुलिस को लेकर जाता है और उन झाड़ियों के बीच में एक गड्ढा होता है। वो उस गड्ढे को खोदने के लिए बोलता है। 26 अक्टूबर को लगभग रात के 8 बजे उस गड्ढे को खोदा जाता है। जब उस गड्ढे को खोदा जाता है तो वो 6-7 फुट का गड्ढा होता है। पहले उस गड्ढे से कुछ कपड़े निकलते हैं, उसके बाद वहां से कुछ हड्डियां निकलना शुरू हो जाते हैं। हड्डियां निकलने के बाद ये बात सच हो जाती है कि यहाँ पर कोई लाश दबाई गई थी। लगभग 4 महीने पुरानी ये घटना है। जब इस घटना के बारे में विवेक सोनी से पूछताछ की जाती है तो वो सारी बात बताता है। वो बताता है कि 24 जुलाई को एकता जिम में आई थी। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद उससे और विवेक से कुछ बातचीत होती है। तभी एकता बोलती है कि तुम शादी कर रहे हो, तुम कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे, तुम मेरे से भी बातचीत करते हो। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि विवेक सोनी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में एक मुक्का एकता के गर्दन पे मार देता है। जैसे ही एकता के गले में मुक्का मारता है, एकता वहीं गिर जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। एकता की मौत के बाद विवेक सोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके बाद वो लाश को अपनी गाड़ी में डालता है और उसे ऑफिसर कंपाउंड की तरफ लेकर चला जाता है। डीएम आवास के बाउंड्री के बगल में ही कुछ झाड़ियां होती हैं। विवेक वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं पर दबा देता है। एकता की लाश को दबाने के बाद विवेक कानपुर से भाग जाता है। दूसरी तरफ एकता का पति राहुल गुप्ता लगातार पुलिस पे दबाव बना रहा था कि उसकी पत्नी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। पुलिस इस मामले में डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक लैब के माध्यम से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। डीएम आवास के बिल्कुल बगल में 4 महीने से लाश दबी होना और किसी को भी पता नहीं चलता है। ये घटना सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। लोग इस घटना की तुलना अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 से कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं इस घटना में आगे क्या होता है। वैसे ये घटना अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही वायरल चल रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।